जय हिंद जय भारत। सभी साथियों का स्वागत है हमारे आर के अकेडमी 24 चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम समाज के विषय में कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में आपको ज़रूर ये जानकारी मिलेगी कि आखिरकार समाज होता क्या है, समाज के भेद क्या होते हैं। ये सारा कुछ डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और जो हमारे भाई बंधु यानी बहनें जो हमारे वीडियो में पहली बार आई हैं, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने यार दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। तो देखिए आपकी स्क्रीन में है, ये जान लेते हैं कि समाज क्या होता है। समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण अर्थात छोटा रूप। जब किन्हीं दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कोई नया शब्द बनाया जाता है, यानी छोटा रूप दिया जाता है, उसे हम समास कहते हैं। क्या है? उसे हम समास कहते हैं। बहुत बड़े शब्द को हम छोटे शब्द में लिखना ही समास है। मतलब कि ये आप जान लीजिए कि किसी बड़ी लाइन को यानी बड़े शब्दों में कोई शब्द कही जाए, कहते हैं ना कि कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। आपने सुना होगा कि उसने बहुत कम शब्द बोला लेकिन कम शब्दों में ही सब कुछ कह दिया, तो वहाँ पे समास हो जाता है। उन्होंने अपने ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि उसने अपने शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ कह दिया। तो यहाँ पर समास का रोल हो जाता है। जैसे यहाँ पे कहा गया कि संक्षेप रूप में यानी संक्षिप्त रूप में किसी शब्द को कहना या बताना या लिखना, ठीक है, वही समास होता है। मैं अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। समास की रचना। समास की रचना कैसे हुई है? समास की उत्पत्ति यानी प्रादुर्भाव यानी उत्पत्ति जो हुई है वो दो पदों से होती है। कौन कौन से पद होते हैं? जिसमें पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। क्या है? हम दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं और पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है। इसलिए पूर्व पद और उत्तर पद से मिलकर बना समस्त पद यानी समस्त मतलब दोनों को जोड़कर जो शब्द बनाया गया वही समास कहलाता है। मतलब थोड़े में बहुत कुछ समाहित कर देना ही समास कहलाता है। मैं अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मेरे शब्दों के अनुसार आपके समझ में आ जाए। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि आखिरकार समास क्या होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया उदाहरण के तौर पे, जैसे राजा का पुत्र। अब यहाँ समझिएगा, राजा का पुत्र मतलब कि राज अर्थात राजपुत्र, मतलब राजा के पुत्र को राजपुत्र में समाहित कर दिया गया। अगर राजपुत्र कहा जाए तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये राजा का पुत्र नहीं है, ये राजा का पुत्र के विषय में कहा गया है, राजपुत्र। ऐसे ही जैसे रसोई के विषय में कहा गया कि रसोई के लिए घर अर्थात रसोई घर। क्या है? अर्थात रसोई घर। तो हम उसको भी रसोई घर ही कहेंगे या रसोई के लिए घर यानी खाना पकाने के लिए घर। अर्थात ये भी कम शब्दों में लिखा गया है, कम शब्दों में ही उसको समाहित कर दिया गया है उस पूरे शब्द को। तो हमारा क्या हो गया? ये समास हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और है। एग्जाम्पल के और तौर पर उदाहरण के तौर पर कहा गया कि हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी अर्थात हथकड़ी, हाथ में बांधने की कड़ी यानी जंजीर, वो हो जाती है हथकड़ी। मतलब कि इसे कम शब्दों में भी थोड़े शब्द में समाहित कर दिया गया है। ये हमारा समास कहलाता है। ये समास की रचना है। ये आपके समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे जान लेते हैं। यहाँ पे बताया गया कि समास के प्रकार कितने होते हैं, मतलब कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, समास 6 प्रकार के होते हैं। क्या है? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास और चौथा होता है
द्विगु समास, चौथा होता है द्वंद्व समास और छठवां हो जाता है आपका बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास। अब जान लेते हैं हम यहाँ पे पहले समास को कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इस समास में शब्द का प्रथम पद अव्यय होता है। क्या है? अव्यय होता है और उसका अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है, श्रेष्ठ होता है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे अव्यय यानी जिस पद का प्रारूप, लिंग, वचन और कारक की स्थिति में समान ही होता है, यानी समान रहता है, वो कभी बदलाव नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया गया कि जैसे प्रतिदिन। क्या है? जैसे प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन, यानी प्रति शब्द यहाँ अव्यय है। क्या है? प्रति दिन अव्यय है और यथाशक्ति यानी शक्ति के लिए यहाँ पर यथा शब्द जो लिखा गया है, जो पद लिखा गया है, वो अव्यय है, वो प्रधान पद होता है। दूसरा अगला देखते हैं, आजन्म मतलब जन्म से लेकर, तो यहाँ पर आजन्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये तीनों में जो पद है, जो श्रेष्ठ पद है, जो प्रधान पद है, वो प्रति है, यथा है और आजन्म है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि प्रति, यथा और आदि शब्द कुछ अव्यय हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ प्रयोग करने पर इन शब्द अंशों का, यानी शब्दांशों का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसमें हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दूसरा शब्द आ गया तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास होता क्या है? जिस शब्द से, क्या है? जिस शब्द से दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। यह कारक से जुड़ा होता है और विग्रह करने पर जो कारक प्रकट होता है उसी कारक के अनुसार समास का उपप्रकार निर्धारित किया जाता है। इसी समास में दो पदों के बीच कारक को चिन्हित करने वाले शब्दों का लोप हो जाता है, यानी लुप्त हो जाता है, इसलिए इसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पहला है तुलसी द्वारा कृत। क्या है? तुलसी द्वारा कृत। तो यहाँ पे तुलसी कृत का किया गया है, मतलब के द्वारा को यहाँ लोप कर दिया गया है, इन लोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? करण तत्पुरुष हो जाता है। क्या है? ये करण तत्पुरुष हो जाता है। अगला जान लेते हैं कि राजा का महल, यानी राजमहल, राजा का शब्द का यहाँ पे लोप हो जाता है, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो जाता है जो राजा और महल के संबंध को जोड़ता है। तो राजमहल, जिसे हम संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला देखते हैं। अगले में कहा है कि देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, सर से आहत, सराहत, और यहाँ पे राह के लिए खर्च, राह खर्च। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? आपका यहाँ हो जाता है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होते कितने हैं ये जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास के 8 प्रकार होते हैं, लेकिन समास विग्रह के कारण कर्ता और संबोधन को हटाकर इसे 6 प्रकार में ही विभक्त किया जाता है।
कितने 6 प्रकार में विभक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर दूसरा आ गया, पहला शब्द है कर्म। क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास होता क्या है ये जान लेते हैं। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष समास में कहा गया है कि जहाँ दो पदों के बीच कर्म कारक चिन्ह छुपा होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर रथ चालक, यानी रथ को चलाने वाला, ये कर्म हो गया, कर्म तत्पुरुष समास। फिर है माखन चोर, माखन को चुराने वाला। जन प्रिय, जन को प्रिय मतलब जन को प्रिय लगने वाला, जनता को प्रिय लगने वाला, वो क्या हो गया? ये है हमारा कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। आगे देखते हैं, ये हमारा रहा करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में कहता है कि जहाँ दो पदों के बीच करण कारक का बोध होता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें करण कारक का चिन्ह के द्वारा होता है। क्या है? इसका जो चिन्ह होता है के द्वारा और से होता है, तो हमारा यहाँ पे करण तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे स्वरचित। क्या है? स्वरचित का मतलब होता है स्वयं द्वारा रचित, यानी स्वयं द्वारा रचा गया। शोकाग्रस्त, शोक से ग्रस्त, तो यहाँ पर द्वारा के द्वारा से, तो यही हमारा क्या हो जाता है? करण तत्पुरुष समास। क्या हो जाता है? यहाँ पर हमारा करण तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है संप्रदान तत्पुरुष। क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है? यहाँ पे इनमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छुपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है। क्या है? के लिए होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय मीन्स होता है घर, यानी विद्या का घर, विद्या के लिए घर। यहाँ पे होता है सभा भवन। क्या है? सभा भवन। ये हमारा क्या है? सभा भवन संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास में कहा गया है सभा के लिए भवन, जहाँ सभाएं होती हैं, सभा के लिए भवन। ये हमारे उदाहरण। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा डाउट रह गया है और आप कहाँ पर समझ में नहीं आया आपको। वही चीज़ को हम दोबारा रिपीट करने की कोशिश करेंगे या उसका हम समाधान आपके कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारा है आपादान तत्पुरुष। क्या है? आपादान तत्पुरुष समास। आपादान तत्पुरुष समास क्या होता है? ये दो पदों के बीच में आपादान कारक चिन्ह होता है जिसे से कहते हैं। यानी आपादान का मतलब किसी दूसरे को अलग करना, यानी विभक्ति के संदर्भ में या अलग होने पर छिपा होता है। ये से शब्द छिपा होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे काम चोर, यानी काम से जी चुराने वाला, तो यहाँ पर काम चोर हो गया। जैसे और दूरागत। क्या है? दूरागत, यानी दूर से आगत, दूर से आने वाला। क्या है? दूर से आया हुआ, जो कह सकते हैं दूरागत का अर्थ होता है दूर से आगत। फिर है रण विमुख, रण से विमुख। क्या है? रण से विमुख। तो ये हमारा क्या हो गया? आपादान तत्पुरुष समास हो गया। क्या है? आपादान
तत्पुरुष समास हो गया। अगला, अगले में कहा है कि संबंध तत्पुरुष समास। इस संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है? जैसे उत्तर और पूर्व पद के बीच क्या है? उत्तर पद और पूर्व पद के बीच संबंध के चिन्हों जैसे कि का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि के छुपे होने पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे गंगा जल, गंगा जल यानी गंगा का जल, तो क्या होता है? का शब्द गंगा और जल को जोड़ता है, संबंध स्थापित करता है। तो यही हमारा क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष समास हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलें। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, इसको जान लेते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास वो होता है जो दो पदों के बीच अधिकरण कारक छुपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में, पै, पर होता है, में होता है या पर होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे कार्यकुल क्या है? कार्य कुशल यानी कार्य में कुशल, तो में और पर। वनवास, वन में वास, ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया क्या है? करण कारक। अब अगला हमारा है तीसरा समास आ गया कर्मधारय समास। इसको जान लेते हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास होता है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और शब्द विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से जुड़कर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या है? उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। एक बार फिर सुन लो। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद में आने वाला शब्द प्रधान होता है और शब्द विशेषण यानी शब्द की जहाँ विशेषता की जाए या विशेषता होती है, यानी विशेष से क्या है? विशेष और उपमेय में उपमान से जुड़कर बनते हैं, उपमेय उपमान से जुड़कर बनते हैं, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर चरण कमल यानी कमल के समान चरण, जिसे चरण कमल कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी से किसी की उपमा की जाना ही उपमेय में उपमान क्या है? उपमेय में उपमान की प्रशंसा की जाती है या बताया गया। अगला है नील गगन। नीला है गगन जो, मतलब कि उपमेय में उपमान को जोड़कर कर्मधारय समास का रूप दिया जाता है। मतलब कि नीला गगन है, नीला है गगन जो, उसे नील गगन कहा गया है। यहाँ पर कर्मधारय समास है। जैसे चंद्रमुख क्या है? चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, उपमेय में उपमान को जोड़कर कर्मधारय की संज्ञा की गई है। अगला है, आगे देखते हैं क्या है। जैसे समास, कर्मधारय समास के भेद, कर्मधारय के समास के जो भेद हैं वो 4 होते हैं। पहला है विशेषण पूर्व पद, विशेष पूर्व पद और विशेषणों भय पद
और आपका है चौथा विशेषयो भय पद। तो ये क्या है, कर्मधारय समास के लक्षण हैं या प्रकार हैं, यानी भेद हैं। अगला हमारा समास है, अगला समास हमारा चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास के उत्तर पद, यानी जो द्विगु समास का में जो उत्तर पद होता है और पूर्व पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद होता है, जो पहले आना वाला जो शब्द होता है, वो संख्यावाचक होता है, उसमें संख्या बताई जाती है, वो हमारा द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोकों का समाहार त्रिलोक, यानी तीनों लोक में समाया हुआ। क्या है? जैसे तीनों लोकों में समाया हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं त्रिलोक। क्या है? त्रिलोक। जैसे पंचवटों का समाहार, जिसे पंचवटी कहा गया है, जिसे पंचवटी कहा गया, 5 शब्दों का, यहाँ संख्यावाचक शब्दों का बोध हो रहा है। तीसरा है तीन भुवनों का समाहार त्रिभुवन, यानी तीनों भुवनों का समाहित होना, वो त्रिभुवन कहलाता है, जिसे हम कह सकते हैं ये हमारा द्विगु समास कहलाता है। क्या है? द्वंद्व समास क्या होता है, इसको जान लेते हैं कि आखिरकार द्वंद्व समास में क्या है। द्वंद्व समास उसे कहते हैं कि दोनों ही पद प्रधान रहते हैं और अधिकतर एक दूसरे पद के विपरीत होते हैं। कोई भी पद छुपा नहीं होता। क्या है? कोई भी पद छुपा नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे जल, यानी जल और वायु, जल वायु, और भी है वो अगला है अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो ये क्या होता है? ये छुपा नहीं होता, ये दोनों सामान्य होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। जल वायु, अपना पराया, पाप पुण्य। तो ये हमारा क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। इसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। अगला जान लेते हैं। अगला हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो या दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं या बनाते हों और वो तीसरा पद प्रधान होता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कहा गया कि त्रिनेत्र, यानी तीन नेत्र वाले, तीन हैं नेत्र जिसके शिव, किसको? जिसके तीन नेत्र हैं उसको कहा गया, अर्थात शिव। और लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जिसे हम गणेश कहते हैं, इसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। क्या है? इसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई, यूजफुल रही हो, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर संभव हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।